नमस्कार। मेघालय, जब ये नाम सुनते हैं तो क्या आता है दिमाग में? वो हरे भरे पहाड़, है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो बादल जो बिल्कुल पास से गुजरते हैं, क्रिस्टल क्लियर नदियाँ, झरने। बादलों का घर कहते हैं उसे, और नाम बिल्कुल सही लगता है। सही बात है। आंखों को एकदम सुकून देने वाली जगह है। पर देखिए, कभी-कभी ऐसी खूबसूरती के पीछे ना बहुत गहरे राज भी छिपे होते हैं। हम्म। और आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हम बात कर रहे हैं अंकिता शर्मा और रोहित मल्होत्रा की। हाँ, वो नवविवाहित जोड़ा। बिल्कुल, जिनका मेघालय का हनीमून, जो एक खुशनुमा शुरुआत होनी चाहिए थी, वो एक भयानक बुरे सपने में बदल गया। अंकिता की मौत हो गई। और शक की सुई सीधे उसके पति रोहित पर जा टिकी। देखिए, हमारे पास इस केस, जिसे मेघालय हनीमून मर्डर कहा गया, उससे जुड़े कुछ दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं। तो आज हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोशिश करेंगे कि उन तथ्यों और बारीक जानकारियों को समझें जिनसे पूरी तस्वीर साफ होती है, सतही खबरों से थोड़ा आगे बढ़कर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंकिता 26 साल की, दिल्ली की रहने वाली, काफी जिंदा दिल बताई जाती हैं। और रोहित 31 साल का, वो भी दिल्ली से ही, एक व्यवसायी। शादी काफी धूमधाम से हुई थी और उसके बस 3 हफ्ते बाद ही ये लोग हनीमून के लिए निकल गए। मेघालय, जो कि अंकिता का सपना था। हाँ, और चिरापूंजी उनका आखिरी पड़ाव होने वाला था। तो शुरू के दिन कैसे थे? देखिए, पहले 3 दिन तो रिपोर्ट्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगे। अच्छा। हाँ, अंकिता ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें भी डाली, लिविंग रूट ब्रिज की, डाउकी नदी, सेवन सिस्टर्स फॉल्स, खूबसूरत तस्वीरें हैं। लेकिन यहीं एक पहली गौर करने वाली बात सामने आती है ना? बिल्कुल। ज्यादातर तस्वीरों में रोहित था ही नहीं। हाँ। और बाद में जब पूछताछ हुई तो होटल स्टाफ ने भी बताया कि रोहित थोड़ा दूरी बनाए रखता था, ज्यादातर वक्त फोन पर ही व्यस्त रहता था। जबकि अंकिता सबसे घुल मिल रही थी। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ी अजीब बात थी। और फिर आया वो चौथा दिन। वे सवोडोंग फॉल्स के पास थे वो लोग। हाँ, वहीं पर यह हादसा हुआ। रोहित का जो शुरुआती बयान था वो ये था कि अंकिता का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गई। बचाव दल को फिर अंकिता का शव मिला। हाँ, लगभग 60 फीट नीचे, और सिर पर काफी गंभीर चोटें थी। लेकिन पुलिस को ये कहानी हजम नहीं हुई शुरू से ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। शक की कई वजह थी। पहली तो, घटनास्थल पर फिसलने के कोई साफ निशान नहीं मिले। अच्छा, हाँ। मतलब जैसा होना चाहिए था अगर कोई फिसलता है। हाँ, वैसी कोई मार्किंग नहीं थी, और जमीन भी उस वक्त उतनी गीली या फिसलन भरी नहीं थी कि कोई आसानी से फिसल जाए। तो रोहित की कहानी और घटनास्थल मेल नहीं खा रहे थे। नहीं खा रहे थे। और शक तब और पुख्ता हो गया जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई। ऑटोप्सी रिपोर्ट, इसमें क्या निकला? उसमें साफ लिखा था कि चोटें सिर्फ गिरने से लगने वाली चोटों जैसी नहीं हैं। ओह। हाँ, अंकिता की पीठ और बाहों पर कुंद बल आघात के निशान थे, मतलब जैसे किसी भारी बिना धार वाली चीज से मारा गया हो। ये तो बहुत सीरियस बात है। बहुत। और एक और चीज जो खटक रही थी वो ये कि रोहित को मदद के लिए पास की चौकी तक पहुंचने में करीब 90 मिनट लग गए। 90 मिनट? हाँ, जो उस दूरी के हिसाब से काफी ज्यादा समय था, असामान्य रूप से ज्यादा। तो जांच फिर रोहित की तरफ मुड़ी होगी, जाहिर है। उसकी निजी जिंदगी, बिल्कुल। और वहीं से परतें खुलनी शुरू हुई। पता चला कि रोहित गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। बिजनेस में भारी नुकसान। कर्ज वगैरह भी था। हाँ, काफी कर्ज का दबाव था उस पर। और फिर वो बीमा पॉलिसी वाली बात सामने आई। हाँ, वो सबसे अहम कड़ी साबित हुई। हनीमून पर जाने से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले। कुछ हफ्ते पहले। हाँ, अंकिता ने अपनी एक बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी, करीब 1.2 करोड़ रुपए की, उसे अपडेट किया था। और उसमें इकलौता नॉमिनी या कहें लाभार्थी रोहित था। ये टाइमिंग तो बहुत ज्यादा संयोग की बात लगती है। बिल्कुल। जांचकर्ताओं के लिए ये महज संयोग नहीं था, ये एक मजबूत मकसद की तरफ इशारा कर रहा था। मतलब बीमा के पैसे। हाँ। और फिर जब रोहित का फोन चेक किया गया, ओह, फोन रिकॉर्ड्स। हाँ, उसकी सर्च हिस्ट्री ने तो जैसे केस ही खोल दिया। क्या सर्च कर रहा था वो? चीजें जैसे बिना निशान छोड़े किसी को कैसे धक्का दें। क्या? सच में? हाँ। और ये भी कि क्या चट्टान से गिरना आकस्मिक यानी एक्सीडेंटल हो सकता है, और जीवन साथी की मौत के बाद जीवन बीमा का दावा कैसे करें। बाप रे, ये तो मतलब सीधे सीधे इशारा है। बिल्कुल। ये डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत अहम सबूत बने। और इतना ही नहीं, और भी कुछ था? एक दोस्त के साथ उसकी व्हाट्सएप चैट मिली, उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जैसे समस्याओं को हमेशा के लिए हल करने की योजना का जिक्र था।
ये तो पूरी प्लानिंग लग रही है। हाँ, इशारा तो उसी तरफ था। क्या कोई चश्मदीद गवाह भी सामने आया? हाँ, एक स्थानीय ग्रामीण था। उसने बयान दिया कि उसने घटना से कुछ घंटे पहले उस दंपति को यानी रोहित और अंकिता को रास्ते के पास जोर-जोर से बहस करते हुए देखा था। बहस करते हुए? हाँ, और गवाह ने जो सबसे जरूरी बात कही वो ये थी कि उसके शब्दों में महिला डरी हुई लग रही थी। वो कुछ ऐसा कह रही थी, प्लीज ऐसा मत करो। ओह, ये बयान तो बहुत कुछ कहता है। हाँ, और ये बयान ऑटोप्सी रिपोर्ट और बाकी सबूतों से मेल भी खा रहा था। तो इन सब सबूतों को मिला के पुलिस किस नतीजे पे पहुंची? देखिए, घटनास्थल की जांच, ऑटोप्सी रिपोर्ट, पैसों का मकसद, रोहित के फोन से मिले डिजिटल सबूत और फिर वो गवाह का बयान, इन सब कड़ियों को जोड़ा गया। और रोहित मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, पूर्व नियोजित हत्या के आरोप में। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में यही तर्क दिया कि यह हत्या बीमा के पैसों के लिए की गई थी। और नतीजा क्या हुआ मुकदमे का? रोहित दोषी पाया गया, उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। वाकई इस पूरे मामले ने देश को हिलाकर रख दिया था। मुझे याद है सोशल मीडिया पर कितनी बहस हुई थी। विश्वास, रिश्ते, लालच। हाँ, बहुत चर्चा हुई थी। अंकिता के परिवार ने बाद में ये मांग भी उठाई कि दूर दराज के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ सुरक्षा के इंतजाम बेहतर हों और जीवन बीमा के नियमों में भी सख्ती की जरूरत है। बिल्कुल सही मांग है। लेकिन ये केस कई सवाल भी पीछे छोड़ गया। हाँ, जैसे कि क्या पहले कोई ऐसे रेड फ्लैग्स थे, कोई चेतावनी के संकेत जिन पर ध्यान दिया जा सकता था? और वो जो इंस्टाग्राम पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें थीं, उनके पीछे की असली कहानी क्या थी? और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी खूबसूरत चेहरे और मनमोहक जगहें भी अपने अंदर कितने गहरे स्याह राज छुपा सकती हैं। सही बात। और हम अक्सर जो कहानियां बिल्कुल परफेक्ट दिखती हैं, उनमें किन जरूरी सच्चाइयों को, किन डिटेल्स को अनदेखा कर देते हैं। सोचने वाली बात है।